सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। रिंकी कुमारी नमस्ते नमस्ते। उजाला कुमारी, क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था क्या, वनस्पतियों के बारे में पढ़ा। हम पढ़े थे जैवमंडल। ये क्या हो रहा है जी, यहाँ पे हमने पढ़ा था जैवमंडल के बारे में। ऐसी बात है क्या थोड़ा सा। राम राम आशुतोष कुमार जी। जैवमंडल, आर क्षेत्र, क्षेत्र, इनको पढ़ा था। 18 जैवमंडल देखे। ठीक, इसके बाद हमने टाइगर रिजर्व देखा, और इसके बाद राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं ये हमने आपको बताया। राष्ट्रीय उद्यान ये कितने हैं बताया मैंने, ऐसे नहीं चलेगा देखो। राष्ट्रीय उद्यान, अच्छा, राष्ट्रीय उद्यान हमने बताया 103। अभ्यारण्य के बारे में बताया 563। ये आपको मैंने बता दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे मृदा के बारे में। मिट्टी, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है क्या, मिट्टी का। मृदा क्या होता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं मृदा। मृदा के बारे में जानते हैं। सर आप इतना जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं कि नोट्स भी नहीं बना पाते हैं। ताकि नोट्स बाद में धीरे धीरे बनाते रहना, क्योंकि टाइम के ड्यूरेशन के अंदर मुझे चीजें करनी है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, है ना। बाकी शुरू में तो मैं जल्दी जल्दी नहीं पढ़ाया आप लोगों को, बहुत इतना से पढ़ाया। इधर कुछ टॉपिक्स हैं, 2 चैप्टर और बचे हैं, एक ये एक और इसके बाद बस, है ना। तो मृदा किससे निर्मित होती है, चट्टानों से निर्मित होती है, पहले ये याद रखना, है ना। चट्टानों से निर्मित होती है। एक, चट्टान किससे निर्मित होते हैं, चट्टान किससे निर्मित होते हैं, खनिजों से निर्मित होते हैं, खनिजों से निर्मित, है ना। अब आपसे कोई पूछे खनिज किससे निर्मित होता है, तो आप बताएंगे विभिन्न प्रकार के तत्वों से, विभिन्न प्रकार के तत्वों से। ठीक है। अब देखो आपके सामने 2-3 पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं। ये सालिया परवीन, बिल्कुल आप लोगों को मैं यहां पर बताना चाहूंगा, ध्यान से देखना कि मृदा का निर्माण किससे होता है, चट्टानों से होता है। चट्टान का निर्माण किससे होता है, खनिजों से निर्मित होता है, विभिन्न प्रकार के खनिजों के मिलने से, है ना। संगीता कुमारी गुप्ता जी, सर न्यू क्लास कब से है, या न्यू क्लास को तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये सेकंड लास्ट क्लास, मतलब सेकंड लास्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया है आपका। आगे देखिए, खनिज, विभिन्न प्रकार के तत्वों से निर्मित होता है क्या, खनिज। तो ये 3 चीजें आपको अपने माइंड पे रखनी है। अब देखो मृदा क्या है, तो मृदा जो होती है वो चट्टानों से निर्मित होती है। मृदा ग्रेनाइट की तरह कठोर हो सकती है, ग्रेनाइट की तरह कठोर हो सकती है, और क्ले मिट्टी, मतलब चिकनी मिट्टी की तरह मुलायम हो सकती है, चिकनी मिट्टी की तरह मुलायम हो सकती है, मुलायम। और ये सब किसके भाग हैं जी, ये सब किसके भाग हैं, चट्टान के भाग हैं। चट्टान से ये निर्मित होती है। पहले इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए तब आगे बढ़ूंगा। सर जी एक बॉय मर गया है सर जी, कहाँ भैया, अंजलि गुप्ता, एक मिनट प्लीज। एक बच्चा है, उसकी कुछ प्रॉब्लम है। धीरज कुमार कह रहे हैं सर कमेंट से ज्यादा प्लीज पढ़ाने पर ध्यान दें। बिल्कुल धीरज जी, आपकी बात बिल्कुल सलाखों पर, है ना धीरज बाबू, आपकी बात बिल्कुल सलाखों पर, है ना। आपने जो हमें ये गाइडेंस दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, कमेंट से ज्यादा मैं पढ़ाने पे ही ध्यान देता हूं। आप ये एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, उसके लिए क्षमा चाहूंगा अगर मैंने कमेंट पढ़ा हो तो। एक, आइए धीरज बाबू, पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। एक, चलिए। तो मैंने क्या बताया कि चट्टान क्या होता है, सॉरी मृदा क्या होता है, चट्टानों से निर्मित होती है। चट्टान किससे निर्मित होती है, खनिजों से निर्मित होती है। खनिज किससे निर्मित होता है, विभिन्न प्रकार के तत्वों से निर्मित होती है। जो चट्टान होता है वो ग्रेनाइट की तरह कठोर है ना, ग्रेनाइट की तरह कठोर है, और चिकनी मिट्टी की तरह मुलायम हो सकता है। अब चलिए आगे हम देखते हैं। अब हम लोग मिट्टी में आगे बढ़ते हैं, मिट्टी या मृदा। अब इसको हम कुछ लेयर में बांटते हैं। ये आपके सामने मैं मिट्टी की कुछ लेयर बना दिया, ठीक है। मिट्टी की लेयर मैंने बना दिया इसमें, कितनी लेयर बना दिया मैंने इसमें, 3 लेयर बनाया मैंने, 4 लेयर। नंबर 1, ये ऊपरी परत है, संस्तर कह सकते हैं, संस्तर नहीं, इसको आप बोलेंगे ह्यूमस और वनस्पति के साथ। तो ये बोर्ड आज हैंग कर रहा है ना, ह्यूमस और वनस्पति के साथ, और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, ठीक है। दूसरा हो जाएगा, दूसरा स्तर ये वाला, बालू, गाद, क्ले के साथ वनस्पति, के साथ वनस्पति। तीसरा अपक्षयित, अपक्षयित चट्टानी पदार्थ। और ये नीचे वाला संस्तर क्या कहलाएगा, जनक चट्टान। 4 लेयर मैंने इसमें बताया, कितनी लेयर बताया मैंने, 4। उजाला कुमारी क्या हो गया बाबू,
ज्योति सिंह राजपूत सही बोले धीरज भाई। क्या बोले भैया? क्या हो गया? हुँ? चलिएगा, ध्यान दीजिए इधर, पढ़ाई में अपने ध्यान दीजिए भाई। फालतू की बातों पे ना लगें प्लीज़। ऊपर वाली जो ये लेयर है मेरे बच्चों, जो ऊपर वाली ये लेयर है ना, ये वाली, जो ये ज़मीन की ऊपर वाली लेयर होती है, ये सबसे अधिक उपजाऊ होती है। क्या होती है? सबसे अधिक उपजाऊ होती है। लिख लीजिएगा, सबसे अधिक उपजाऊ। ठीक है? ये ऊपर वाली लेयर क्या होती है? चलो, सबसे ज़्यादा ये क्या होती है? आपकी उपजाऊ होती है। सेकंड जो लेयर होती है, इसमें बालू, गाद, क्ले के साथ वनस्पतियाँ होती हैं, जो दबी हुई होती हैं। और थर्ड लेवल पे क्या होता है कि जब चट्टान टूटी हुई है, जैसे चट्टान टूटेगी तो डायरेक्ट मिट्टी नहीं बनेगी। चट्टान टूटेगी तो टूटने के बाद उसके बड़े-बड़े रवे होते हैं, इस तरह के। अभी ये मिट्टी नहीं है, अभी ये मिट्टी के रूप में कन्वर्ट नहीं हुआ है। ठीक है? ये मिट्टी के रूप में अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है, ये बड़े-बड़े इस तरह के होते हैं, ये वाले क्षेत्र। क्यों राहुल? ये वाला क्षेत्र ऐसा ही होगा, ये वाला। ठीक? और जो ये क्षेत्र होगा मेरे भाई, कौन-सा? ये वाला जो क्षेत्र होगा, ये छोटे-छोटे बालू के कणों का होगा। छोटे-छोटे बालू के कण होंगे इसमें। तो इसमें भी कोई खास वो नहीं होगा, इसमें वनस्पतियाँ दबी होंगी। मतलब इससे छोटे होंगे, जो नीचे वाला है ना, इससे छोटे होंगे। ये बालू के कण होते हैं, ऊपर मिट्टी होती है। जैसे निश्चालन होता है ना, उसी तरह से। ये, ठीक? और जो ये नीचे वाली परत होती है मेरे बच्चे, जो ये वाली परत होती है, ये तो पूरा चट्टान ही होता है। इसको हम क्या कह सकते हैं? सॉरी, इसको हम क्या कह सकते हैं? ये पूरा चट्टानी भाग होता है। ये पूरा चट्टान होता है। ये 4 लेयर में होता है मेरे बच्चे। ठीक है? कितने लेयर में होता है ये? 4 लेयर में होता है। ऊपर वाला सबसे उपजाऊ होता है, सेकंड लेयर में बालू, गाद, क्ले के साथ वनस्पतियाँ होती हैं, थर्ड वाले में अक्षय चट्टानी पदार्थ होते हैं और नीचे मूल चट्टान होती है, जो जनक चट्टान जिससे ये मिट्टी निर्मित होती है। 4 लेयर हो गए? बोलो, 4 लेयर हो गए? ठीक? अब इसके बाद हम लोग क्या देखने आगे चलेंगे? अब हम लोग देखते हैं कि इनकी मोटाई कैसी होती है। आइए देखते हैं। मिट्टी, सॉरी, मिट्टी के कणों को उनके उनके क्या करना है जी? हुँ, उनके आकार के आधार पर, आकार के आधार पर विभाजन। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो होती है, वो क्या हो जाएगी? मोटी बालू, मोटी बालू। एक तो ये हो जाएगी, ठीक? और ये कितना होगी इसकी मोटाई? 2 एमएम से मिलीमीटर से लेकर से 0.2 एमएम तक, ठीक? दूसरी वाली क्या हो जाएगी जी? महीन बालू, महीन बालू। बालू भी मिट्टी है, बालू भी मिट्टी होती है ना? 0.2 एमएम से लेकर से 0.02 एमएम तक। थर्ड में देखिएगा, सिल्ट। अब ये देखिए सिल्ट आ गया, इसे हम मृदा कह सकते हैं, अभी तो बालू था, या गाद कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको? गाद, गाद। 0.02 एमएम से 0.002 एमएम तक। ये कणों की आकार के आधार पर डिवीजन है। चौथा देखिएगा, चिकनी मिट्टी, 0.002 एमएम से कम। ये लीजिए, 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। कैसे डिवाइड किया गया? ध्यान से समझना, है ना? कैसे डिवाइड किया गया? उनके आकार के आधार पर। जो 0 पॉइंट कितना दिया है? 2 एमएम से 0.2 एमएम तक का है, उसको हम मोटी बालू कहते हैं। महीन बालू किसे कहते हैं? जो 0.2 एमएम से लेकर 0.02 एमएम तक है, उसको क्या बोलेंगे? महीन बालू बोलेंगे। सिल्ट किसे बोलेंगे? जो 0.02 एमएम से लेकर के 0.002 एमएम तक है, उसे हम सिल्ट बोलेंगे। और जो चिकनी मिट्टी है, वो क्या होगी? 0.002 एमएम से लेकर के जो कम होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं। सर ये चैप्टर तो मेरे एनसीईआरटी में न्यू वाली है ना अंकिता, इसीलिए नहीं है, पुराने वाले में ये है। तो याद रखना, मैं पढ़ा दे रहा हूं, बाकी मर्जी आपकी, ठीक है? तो इसको आप लोगों ने लिख लिया कि आकार के आधार पर भी मिट्टी है, संस्तर के आधार पर भी मिट्टी है। ठीक है जी? तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। आइए हम इसको यहाँ पर पढ़ते हैं थोड़ा-सा ध्यान से, कि मृदा प्रकृति का एक मूल्यवान संसाधन है। सब कोई जानता है, बिना मिट्टी के सब बेकार है, क्योंकि अगर मिट्टी ही नहीं होगी, फसलें नहीं होंगी, तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? सारी चीज़ों को आपको पता है। तो मिट्टियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। मिट्टियों के प्रकार भी बताऊँगा, है ना? जलोढ़ मृदा, काली मिट्टी, लाल मृदा, लेटेराइट मिट्टी, बलुई मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, सारी मिट्टियों के बारे में बताऊँगा। लेकिन पहले हम मिट्टी का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सर आपका नंबर कहाँ मिले? देखिए, मृदा भूपृष्ठ का वह ऊपरी भाग है, जो चट्टानों के टूटे-फूटे बारीक कणों तथा वनस्पति के सड़े गले अंशों के मिश्रण से जलवायु और जैव रासायनिक प्रक्रिया से बनती है। मेरे बच्चे, अगर इस पॉइंट को आपको समझना है, मेरे बाबू, तो आप चलिए यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट देख लीजिए। क्या दिया है कि ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा जो होती है, सबसे अधिक उपजाऊ होती है। यही मेन मिट्टी होती है, जो ऊपर वाली आपकी परत है। और यही चीज यहाँ पर बताया गया कि यही क्या बताया गया कि भैया, भूपर्पटी की सबसे ऊपरी महत्वपूर्ण परत है ना? परत है।
मृदा भूपृष्ठ का वह ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग ध्यान रखना, ऊपर वाला भाग जो चट्टानों के टूटे-फूटे बारीक कणों तथा वनस्पति के सड़े गले मतलब जो ह्यूमस होता है, अंशों के मिश्रण से जलवायु और जैव रासायनिक प्रक्रिया से बनती है, तो ऊपर वाली लेयर बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए कहा जाता है मृदा का कटाव नहीं होना चाहिए। मृदा के कटाव को हमें रोकना चाहिए, मृदा के कटाव से हमें बचना चाहिए। मृदा का कटाव किसी भी कारण से ना होने पाए, नहीं तो उपजाऊ जो मृदा है वो चली जाएगी, तो हम क्या करेंगे? भई हम कृषि भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो ऊपरी लेयर होती है मृदा की, वो सबसे उपजाऊ मानी जाती है। उसी में पेड़-पौधे उगते हैं, उसी में वनस्पतियाँ उगती हैं, उसी में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। सारे कार्य ऊपर वाली मृदा पे ही किया जाता है। ठीक है जी? चलिए। क्लियर है यहाँ तक? मृदा के निर्माण की प्रक्रिया बहुत जटिल है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं? तो जनक सामग्री तथा मूल पदार्थ। मृदा का निर्माण करने वाला मूल पदार्थ चट्टानों से प्राप्त होते हैं। कहाँ से? चट्टान से। चट्टानों के टूटने-फूटने से ही मृदा का निर्माण होता है। मैंने क्या बताया? शुरू में सर मिट्टी का परिभाषा क्या होगा? भाई मिट्टी का परिभाषा यही तो होगा ना, जो मैंने यहाँ पर बताया। मिट्टी का परिभाषा क्या हो जाएगा? सॉरी, ये आगे बढ़ ही नहीं रहा। हाँ, हाँ। क्या पूछा कि मिट्टी की परिभाषा बता दीजिए। तो मिट्टी की परिभाषा आप लोग लिखिएगा इस तरीके से कि मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने-फूटने से होता है। मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने-फूटने से होता है। चाहे क्ले मिट्टी की तरह मुलायम हो, चाहे ग्रेनाइट की तरह मजबूत हो, सभी चट्टान के भाग होते हैं। सभी क्या होते हैं जी? सभी चट्टान के भाग होते हैं। ओके? क्या होते हैं? सभी चट्टान के भाग होते हैं। हेलो? अच्छा, अच्छा। हाँ, ठीक। चलिए आगे देखेंगे। तो मैंने क्या बताया आपको कि चाहे वो क्ले मिट्टी की तरह मुलायम हो, चाहे ग्रेनाइट की तरह कठोर हो, सभी चट्टान के भाग होते हैं। मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने-फूटने से होता है। मिट्टी की जो ऊपरी संस्तर होती है, मिट्टी की जी जो ऊपरी संस्तर होती है, जो ऊपरी भाग होता है, ऊपर वाला, ये वाला भाग, वो सबसे उपजाऊ होता है। इसके हम विभिन्न पार्ट आपको पीछे बता रखे हैं। तो चट्टानों के टूटने-फूटने से ही मृदा का क्या होता है? निर्माण होता है। आगे देखते हैं जी। ये मैं बता दिया हूँ इसको, ये भी बता दिया हूँ। उच्चावच। अब देखिएगा सबसे बड़ी बात कि ये उच्चावच क्या होते हैं? तो भैया मृदा निर्माण की प्रक्रिया में उच्चावच का महत्वपूर्ण स्थान है। कम उच्चावच वाले क्षेत्रों में निक्षेप अधिक होता है, मृदा की परत मोटी हो जाती है। अब इसको समझिए। उच्चावच। उच्चावच का मतलब होता है, जैसे कोई पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र, कोई पठारी क्षेत्र है ना? कोई मैदानी क्षेत्र है। इसकी बात की जा रही है उच्चावच में। अब अगर कोई पर्वतीय क्षेत्र है, मेरे बच्चों ध्यान से देखना आप लोग, अगर ये कोई पर्वतीय क्षेत्र है, ये, अगर ये कोई पर्वतीय क्षेत्र है, तो आप बताओ क्या चट्टान अपनी जगह पर टूट-फूट पाएगी? कभी नहीं, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र से क्या निकलती है? नदियाँ निकलती हैं। क्या निकलती है ऊपर से? नदियाँ। चट्टान को ये टूटने नहीं देंगी। हाँ, ये नदियाँ इस चट्टान को तोड़ेंगी ज़रूर। लेकिन आपको यहाँ पर मिट्टी निर्माण हो जाए तो यहाँ पर मिट्टी का निर्माण नहीं हो सकता। हो सकता है क्या इस पर्वतीय क्षेत्र में? बताओ, नहीं होगा। लेकिन ये जो नदी निकल रही है, ये नदी इस चट्टान को तोड़कर आगे जरूर आएगी। चट्टान को काटते हुए आगे आएगी और जो ये मलबा होगी, उस मलबा को लेकर के आएगी और जैसे ये मैदानी भाग में पहुंचेगी, कहाँ पहुंचेगी? मैदानी भाग में। तो ये मैदानी भाग में इस मिट्टी को बिछाना शुरू कर देती है। जो वहां से काट के लाई है, इस मैदानी भाग में उस मिट्टी को ये बिछाना क्या करेगी? शुरू कर देगी। समझ में आई बात? उस मिट्टी इसको बिछाना क्या करेगी? शुरू कर देगी यहाँ पर। कहाँ पर? मैदानी भाग में। मैदानी भाग में। तो आप इतना तो समझ सकते हैं कि मैदानी भाग में तो ये मिट्टी का एक मोटी परत बन जाएगी। क्या बन जाएगी? मोटी परत। कहाँ पर? मैदान में। मैदानी भाग में मोटी परत बन जाएगी मिट्टी की। लेकिन आप कल्पना करिए, क्या पर्वतीय क्षेत्र में भी मिट्टी बन पाएगी इस तरह से? क्या पर्वतीय क्षेत्र में भी मिट्टी बन पाएगी यहाँ पर? जैसे यहाँ पर बनी? नहीं। नदी यहाँ से सीधे कटाव करेगी और बहा करके उसको लेकर के मैदानी क्षेत्रों में आएगी। यहाँ पर मिट्टी नहीं बनेगी। बन ही नहीं सकती। नहीं बन पाएगी। कभी नहीं बन पाएगी। ठीक है जी? चलिए। लेकिन अगर हम पठार पे चलें, है ना? अगर हम लोग कहाँ पर चलें बाबू? पठार पर चलते हैं। पठार पर। आइए। अगर ये कोई पठारी भाग है मेरे भाई, ध्यान देना। ये यहाँ पर मैदान भाग है, मैदानी भाग है यहाँ से, ये मान लेते हैं यहाँ से ये मैदानी भाग, ठीक? और ये पठारी भाग है। अब अगर यहाँ पर सूर्य है, सन, ठीक? और ये पठारी भाग है, पूरा ध्यान देना आप लोग, बहुत अच्छे से ध्यान देना। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ रुको, ठीक? ये इस तरह से है, ओके? ये इसका मैदानी भाग है। ये इसका क्या हो गया? ये इसका मैदानी भाग है, ठीक है? ये इसका मैदानी भाग है। अब जो ये पठार वाला क्षेत्र है, अब अगर सूर्य का प्रकाश इसमें पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश इसमें पड़ता है, तो ये चट्टान अपनी जगह पर टूटेगी, अपनी जगह पर ये चट्टान टूटेगी और चट्टान जब टूटेगी तो इसमें कितने परत आएँगी? इसमें वही 4 परतें आएँगी मेरे भाई, जो अभी पीछे मैंने 4 परतें आपको पढ़ाया है। कितने परतें आएँगी? 4 परतें। एक तो जो उपजाऊ मिट्टी होगी, ऊपर होगी यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से देखना। ये चट्टान ऊपर से टूटेगी, ठीक? ये चट्टान ऊपर टूटी, ये वाली भाग ऊपर टूट गया। इसके बाद नीचे वाला जो पार्ट आएगा, नीचे वाला पार्ट, वो कुछ इस प्रकार से होगा। इससे बड़े कण होंगे इसके। यहाँ पर जब ये टूटेगा पठार, ठीक है? और जब नीचे टूटेगा, वो और बड़े आएँगे, और बड़े, इस तरह से। और ये नीचे तो मूल चट्टान है ही है। ये नीचे मूल चट्टान तो है, ये जनक चट्टान। इसको क्या बोलेंगे? जनक चट्टान बोलेंगे। जनक चट्टान। ये मूल चट्टान इसी के टूटने से बना। अब इसमें कितनी लेयर हो गई? 4 लेयर हो गई। देखो भाई, कितनी लेयर हुई? 4। ऊपर वाली लेयर को क्या बोलेंगे? उपजाऊ क्षेत्र, क्योंकि ये मिट्टी उपजाऊ होगी, छोटे-छोटे कण होंगे। ये बालू की तरह कण होंगे। और ये वाली क्या होगी? चट्टान अपक्षयित है। चट्टान क्या है? अपक्षयित, बस। और ये वाली क्या होगी? जनक चट्टान होगी। 4 परत हो गई। इसी तरह से मिट्टी का फॉर्मेशन होता है।
ठीक? अब ये मिट्टी का फॉर्मेशन होने के बाद जो ये ऊपर वाली मिट्टी है, इसमें मान लीजिए वायु तेजी से चली या वर्षा हुई, जल आया या कोई नदी आई, तो वो इसको क्या करेगी, बहा करके ले जाएगी। ये इसको बहा करके और ले जाके कहाँ पर जमा करेगी, इस मैदानी क्षेत्र में। यहाँ पर जमा कर देगी। अगर ये वायु है या तो जल आया इधर से, तो ये कहाँ पर जमा कर देगी, इस मैदानी क्षेत्र में। इस मिट्टी को सॉरी इस मिट्टी को कहाँ जमा करेगी, इस मैदानी क्षेत्र में जमा कर देगी। ठीक? जब यहाँ पर जमा हो जाएगी तो मैदानी क्षेत्र में इसकी मोटाई बढ़ जाएगी। अब जब पठारी क्षेत्र की मिट्टी टूटती है, तो उसको हम कहते हैं काली मिट्टी। क्या कहते हैं, काली मिट्टी। क्योंकि जो ये पठार है ना, जो ये पठार है, ये किसका बना है, ये ग्रेनाइट का बना होता है। ग्रेनाइट या नीस का बना हुआ है, नीस का, आग्नेय चट्टान का बना है ये पठार किसका बना है, आग्नेय चट्टान का। इससे निर्मित होने वाली मिट्टी का नाम क्या है, काली मिट्टी। कृष्णा गुप्ता जी स्वागत है बाबू, है ना, आशीष जी स्वागत है, सभी का स्वागत है मेरे बच्चों। तो ये बात समझ में, पठारी क्षेत्र की जो मिट्टी टूटती है, तो वो मिट्टी कैसी हो पाती है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में भी है कुछ भाग, है ना, क्योंकि दक्कन का पठार है वो पूरा। तो यहाँ पर जो ये टूटती है, टूटने के बाद जो ऊपर वाला भाग है मिट्टी वाला, वो क्या बोलेगी, काली मिट्टी। यही काली मिट्टी जब बह करके दूसरे स्थान पे जाती है, और इसमें जब आयरन की मात्रा थोड़ी सी कम होती है, पहले तो ये ब्लैक दिखती है, फिर आयरन की मात्रा कम होने के बाद ये कैसे दिखने लगती है, फिर यहाँ पर जहाँ ये जमा हुई है, यहाँ पर ये रेड दिखने लगेगी। कैसे, हल्का रेड, हल्की ये रेड दिखने लगेगी। फिर ये और आगे जाएगी, जब और आगे जब मतलब अपरदित होकर जाएगी, यही मिट्टी यहाँ से आगे जाएगी, तब यही पीली मिट्टी दिखने पड़ेगी। हाँ, कपास के लिए उपयुक्त होती है, बिल्कुल। आशीष आप लेट कैसे हो गए, मतलब काली मिट्टी का ही परिवर्तित रूप क्या होता है, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का ही परिवर्तित रूप क्या होता है, पीली मिट्टी। ध्यान रखना, काली मिट्टी होती है, सॉरी, काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी। काली मिट्टी का परिवर्तित रूप क्या होता है, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का परिवर्तित रूप क्या होता है, पीली मिट्टी। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। जैसे जो जो इसमें आयरन है, सबसे पहले आयरन सर्वाधिक होता है यहाँ पर, फिर इससे कम यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर आयरन यहाँ पर कम होगा थोड़ा सा, फिर यहाँ पर जाएगा तो आयरन और कम हो जाएगा। इस वजह से ये पीली दिखने लगती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, ये तीनों मिट्टी का निर्माण पर पठारी क्षेत्र से होता है। क्लियर एकदम। इतना सा क्लियर हुआ आप लोगों को, ये बताइए आप लोग मुझे। ठीक है, तो आई थिंक कि मिट्टी के बारे में जो मैंने आपको बताया, वो सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। धीरज बाबू समझ में आया इतना, इतनी सी बात समझ में आई, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या दिया, जलवायु कारण। जलवायु के विभिन्न तत्व विशेषकर तापमान तथा वर्षा में पाए जाने वाले विशाल प्रादेशिक अंतर कारण विभिन्न प्रकार के बदलाव का जन्म होता है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। प्राकृतिक वनस्पति, किसी भी प्रदेश में मृदा निर्माण की वास्तविक प्रक्रिया तथा उसका विकास वनस्पति वृद्धि के साथ ही आरंभ होता है। समय मृदा की छोटी सी परत के निर्माण में कई हजार वर्ष लग जाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। मृदा के प्रकार देखिएगा, सभी लोग मृदा के प्रकार ध्यान से देखिएगा। मृदा के प्रकार, एक मृदा के प्रकार में क्या देखेंगे आप लोग, कि जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा, लेटेराइट मृदा, काली मृदा, लाल या पीली, शुष्क मृदा, लवण मृदा। तो ये इतनी सारी मृदाएं होती है ना, और इसमें एक बलुई मृदा भी कर लीजिए आप। शुष्क मृदा है, बलुई मृदा इसी कर लीजिए, बलुई। ठीक, तो ये सारी मृदाएं हैं। इसको एक बार हम भारत के मैप पे बना के देख लेते हैं। चलिए मेरे बच्चों, एक बार हम भारत के मैप पे ध्यान से देखते हैं इसको। आइए, एक बार सभी लोग इंडिया का मैप बना लेंगे। सभी मेरे भाई बंधु जितने भी हैं, सभी लोग एक बार मैप बना लेंगे इंडिया का। निशु कुमारी जी, एक बार इंडिया का मैप बना लेंगे सारे लोग। आ, चलो, अब मेरे बच्चों, अब देखो, जो नदियों के क्षेत्र का मैदान है, जो नदी क्षेत्रों से निर्मित मैदान है, नदियों से निर्मित मैदान है, निर्मित मैदान, वो तो जलोढ़ मृदा वाले होंगे। क्या होंगे, जलोढ़ मृदा। ठीक, क्या होंगे, वो जलोढ़ मृदा वाले होंगे। अब आपको एक बात तो बहुत भली भांति पता है कि यहां से गंगा नदी निकलती है, यूं गई, उसी के बगल से यमुना नदी भी निकलती है, वो यूं आई। ठीक, इसके बाद इसकी बहुत सारी गंगा की सहायक रिवर्स है। ब्रह्मपुत्र नदी यहां से निकल के यूं जाती है, ऐसे, ये मिली यहाँ पर। ब्रह्मपुत्र की कई सारी सहायक नदियां इसके साथ आके मिलती है। ठीक है, और कुछ नदियां इधर से भी आके मिलती है, इस क्षेत्र से, ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ से कुछ नदियां आके मिली। ठीक है, कुछ नदियां ऐसे जाके मिलती है। अब देखो, एक यहाँ से महत्वपूर्ण नदी जाती है, जिसको कहते हैं सिंधु नदी। मैंने बता दिया है पहले, नदियों को सब पहले बता दिया हूं मैं, केवल मिट्टी मुझे बताना है। इसके बाद इसकी सहायक नदी झेलम होती है, चिनाब होती है, रावी होती है, ब्यास होती है, सतलज आती है, और ये नदियां यहाँ पर जाके मिल जाती हैं। तो मतलब अगर मैं कहूं कि पंजाब से लेकर पूरा, ये पंजाब से लेकर और ये असम तक का पूरा क्षेत्र, ये वाला जलोढ़ मृदा का मैदानी क्षेत्र है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मतलब उत्तर भारत का जितना भी मैदान है, उत्तर भारत का मैदान, मैदान जलोढ़ मृदा से निर्मित है, मृदा से निर्मित है। चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, है ना, चाहे उत्तराखंड का कुछ क्षेत्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, वो आते हैं जलोढ़ मृदा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएंगे जी, जलोढ़ मृदा के अंतर्गत आएंगे। ठीक, अब देखिएगा आप ध्यान से, यहां से एक महत्वपूर्ण पहाड़ी इधर जाती है, अरावली। अरावली के इस साइड पर ये वाले एरिया में, यहाँ पर, यहाँ पर आपको जो मिट्टी मिलेगी, वो कौन सी मिल जाएगी, यहाँ पर जो आपको मिट्टी मिलेगी, ये ज्यादातर बलुई मिट्टी मिलेगी आपको। क्या मिलेगी, बलुई। कैसे,
के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। मिट्टी का फॉर्मेशन कैसे होता है ना? तो आप जानते हैं कि चट्टान के टूटने से होता है, चट्टान के टूटने से होता है, टूटने से होता है। और जो पेड़ पौधों वनस्पतियां होती हैं उसके जीवाश्म के मिलने से होता है। जब ये टूटेगा, इसमें मैंने आपको 4 संस्तर बताए थे, याद है? 4 संस्तर आपको बताया था, जिसमें से एक बताया था ऊपर वाली जो ये परत है, ये उपजाऊ होती है, बढ़िया मिट्टी होती है। ये नीचे वाली इसमें होता है बालू के कण होते हैं, बालू के कण या इस प्रकार के होते हैं। नीचे वाला जो होता है वो थोड़ा सा बड़े गोलाश्म होते हैं, और ये होती है मूल चट्टान। मूल चट्टान होती है जिसको हम क्या कह सकते हैं, जनक चट्टान होती है, जनक। ठीक, ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं, तीनों को याद रखना। कई बार इसको संस्तर ए बोला जाता है, संस्तर ए, इसको बोला जाता है संस्तर बी, और इसको बोला जाता है संस्तर सी। ठीक है, तो ये परेशान नहीं होना, ए बी सी यही है। ओके, हाँ सर आप फास्ट पढ़ाते हैं पर समझ भी आ जाता है। खुशी में फास्ट पढ़ाता हूँ, मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। नहीं, खुशी में पहले फास्ट नहीं पढ़ाता था, बहुत धीरे धीरे पढ़ाता था, एकदम इत्मीनान से पढ़ाता था। ठीक है, चलो फिर मैं क्या बताया, ये चट्टान हो गया, फिर मैंने सॉरी मिट्टी हो गया, फिर मिट्टी के मैंने प्रकार बताया था। क्या बताया था मैं? मिट्टी के प्रकार आपको बताया था। मिट्टी के प्रकार कौन कौन से बताए थे मेनली? तो मैंने बताया जलोढ़ मृदा, काली मिट्टी, लाल या पीली मिट्टी, है ना? मैंने बताया लेटेराइट मिट्टी, फिर मैंने बताया पर्वतीय मिट्टी, मैंने बताया बलुई मिट्टी, रेगिस्तानी शुष्क मिट्टी जो है ना, और एक होती है लवणीय मिट्टी। ये मैंने मिट्टी के प्रकार बताए थे। ओके, अब आप लोगों को मैं एक बात और बता चुका हूं, आप लोगों को याद होगा कि ये कहां कहां पर मिलते हैं, तो इसके लिए मैंने बकायदे आपको मैपिंग करवाया था। मैपिंग करवाया था आपको, करवाया था ना मैपिंग? बोलो, मैपिंग करवाया था कि नहीं? क्योंकि मैपिंग करना भी आपके लिए बहुत अनिवार्य है। अगर मैपिंग नहीं करते तो आप जियोग्राफी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि मैपिंग का मूल आधार ही है ये, सॉरी जियोग्राफी का मूल आधार ही होता है ये। यहाँ पर जो पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर पर्वतीय मिट्टी मिल जाएगी आपको। ठीक, जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर पर्वतीय मिट्टी, और इसमें से जो निकलने वाली नदियां हैं। सर आज लास्ट क्लास है क्या आपका? जी बिल्कुल सागर, है ना? लवणीय मृदा क्या होती है? लवणीय मृदा का मतलब होता है, लवणीय मृदा का मतलब होता है जिसमें सोडियम, कैल्शियम, आयोडीन, मैग्नीशियम ये मिलता है, उसी को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लवणीय मृदा। क्यों? चलो, तो ये सब क्या हो जाती है? लवणीय मृदा हो जाती है ना, जिसमें ये ज्यादा मिलते हैं। और इसके बाद आप जानते हैं कि हिमालय के क्षेत्र से वर्षवानी नदियां निकलती हैं, तो यहां से सिंधु नदी निकलती है, सिंधु यहां पर गई, ब्रह्मपुत्र इधर आ गई ये, और गंगा यहां से निकल करके आती है ये, और इसके बीच का जितना भी ये क्षेत्र है, ये वाला भाग, ये पूरा क्या होता है? ये होता है जलोढ़ मृदा का क्षेत्र। ये वाला हो जाता है आपका शुष्क मिट्टी वाला क्षेत्र। आपको जानकारी के लिए मैं बता रखा हूं कि ये वाला जो एरिया है, ये ये हो जाता है काली मिट्टी का क्षेत्र, और यहीं पर काली मिट्टी, लाल मिट्टी और पीली मिट्टी हो गया। ऊंचाई वाले स्थान पर आपको लेटेराइट मिट्टी मिलती है, ऊंचाई वाले स्थान पर सारी चीजें बता चुका हूं मैं। ऊंचाई वाले स्थान पर क्या मिलता है? स्थान पर लाल मिट्टी, सॉरी लेटेराइट मिट्टी मिलती है, लेटेराइट। इसके लिए जरूरी है कि 200 सेंटीमीटर तक वर्षा इसके पास होनी चाहिए, लेकिन वर्षा का जल रुकना नहीं चाहिए। ठीक, पर्वतीय मिट्टी कहां मिलेगी? पर्वतीय क्षेत्रों में मिलेगी। रेगिस्तानी मिट्टी कहां मिलेगी? अब मैं इसको देखो बता देता हूं, रेगिस्तानी मिट्टी कहां मिलेगी। ठीक, रेगिस्तानी मिट्टी यहां मिलेगी। जलोढ़ मिट्टी कहां मिलेगी? जलोढ़ मिट्टी को मैं इससे कर देता हूं, ये जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। ठीक है जी, ये जलोढ़ मिट्टी का एरिया है। ओके, ये प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र है, सॉरी प्रायद्वीपीय पठार को थोड़ा सा भूरे रंग से कर देता हूं, ये प्रायद्वीपीय पठार हो गया। और इसके किनारे किनारे का जो ये भाग है, यहां पर क्या होगा सर? यहां पर भी आपको क्या मिलेगी? जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, कर सकते हैं। ठीक है, ये जलोढ़ मिट्टी यहां पे मिल जाएगी। और यहां पर काली, ये प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र है, यहां पर काली मिट्टी भी मिलेगी। जैसे काली मिट्टी से पहले मृदा प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण। अब ये प्रदूषण कैसे होगा? मानव करता है बाबू, कौन करेगा इसको? मानव करेगा, कैसे करेगा? ठीक है, ये जलोढ़ मिट्टी यहां पे मिल जाएगी। और यहां पर काली, ये प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र है, यहां पर काली मिट्टी भी मिलेगी। जैसे ये काली मिट्टी है, इधर काली मिट्टी अगर मिली, फिर इसके बाद क्या मिलेगी? लाल मिट्टी ज्यादा देखने को मिलेगी, फिर पीली मिट्टी मिलेगी। तो इसको मैं कर देता हूं इस तरह से, ब्लैक, ये ब्लैक सॉइल हो जाएगी, फिर इसके बाद रेड सॉइल हो जाएगी, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? इधर पीली मिट्टी हो जाएगी। इस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। लवणीय मृदा कहां पर मिलेगी? वो ज्यादातर किनारे पर मिलने वाली है। ठीक, सर आपको बोले हैं कि मैं 15, किरण बाबू जी, कल डिसाइड किया गया है टीम के द्वारा ऊपर कि आज ही मुझे समाप्त करना है, तो इसलिए मैं आज इसको समाप्त कर रहा हूं। ठीक है, तो ये सारी मिट्टियों के बारे में आपको बता दिया हूं। अब इसके बाद मेरे बच्चों मुझे क्या बताना है? अब इसके बाद मुझे जो बताना था मेरे भाई, वो क्या बताना था? हाँ, वो बताना था मृदा अवकर्षण। मृदा अवकर्षण क्या होता है, इसके बारे में आज मुझे मुझे आपके साथ चर्चा करनी है ना? मृदा अवकर्षण मतलब, मृदा अवकर्षण अगर इसको दूसरी लैंग्वेज में देखें, तो हम और इसको साधारण भाषा में रखें, तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति में कमी, शक्ति का कम होना, कम होना क्या कहलाता है? मिट्टी की उर्वरा शक्ति का कम होना क्या कहलाता है? मृदा अवकर्षण। समझे? हाँ धीरज, मैं अलविदा हो जाऊंगा। ठीक है, चलो आसिया अख्तर, सारी चीजें क्या होगा, क्या होगा? तो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखो, पहले तुम लोग अच्छे से पढ़ो इसको।
बिल्कुल नंदन, सही कह रहे हो आप। हाँ खुशी मिश्रा जी, बताइए आपका डाउट क्या है? कल नहीं रुका, आज। चलिए, मैं क्या बताया कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति का कम होना मृदा अवकर्षण है। समझे? मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति अगर वो कम हो रही है तो उसे क्या कहेंगे? मृदा अवकर्षण कहेंगे। अब देखो, अब मिट्टी की उर्वरा शक्ति का जो कम होने का कारण है, वहां पर क्या क्या है? मृदा की उर्वरता का ह्रास हो जाएगा, इसमें मृदा का पोषण स्तर गिर जाएगा। ध्यान से समझना। अपरदन और दुरुपयोग के कारण मृदा की गहराई कम हो जाएगी। भारत में मृदा संसाधनों के क्षय का मुख्य कारण मृदा अवकर्षण है। अब देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मृदा संसाधनों के क्षय का कारण क्या है? मृदा अवकर्षण है। अब हम बाबू इसके लिए जिम्मेवार बहुत सारी चीजों को मानते हैं, जैसे मृदा को दूषित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं? मिट्टी को दूषित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं? है ना? कौन कौन से हो सकते हैं बताओ? बिल्कुल किरण, तो कौन कौन से हो सकते हैं बताओ भाई? तो मिट्टी के खराब करने वाले या मिट्टी के उपजाऊपन को कम करने वाले जो कारक हैं, को कम करने वाले कारक हैं, वाले कारक हैं, तो उसमें क्या हो जाता है? सबसे पहले मृदा प्रदूषण होता है। मृदा प्रदूषण। अब ये प्रदूषण कैसे होगा? मानव करता है बाबू। कौन करेगा इसको? मानव करेगा। कैसे करेगा? मानव करेगा। कैसे करेगा? अत्यधिक सिंचाई करके करेगा, अत्यधिक उर्वरा का प्रयोग करेगा, फर्टिलाइजर का, है ना? अत्यधिक कीटनाशकों का प्रयोग करेगा, मृदा की कटाई, ओ सॉरी, वनों की कटाई करेगा, वनों की कटाई करेगा, चारागाहों को चारागाहों की चराई सर्वाधिक कराएगा। तो यही सारे कारण है मिट्टी के अपर्दन होने के, उसके क्षय होने का कारण। अब इसमें आप देखेंगे कि अगर मिट्टी की परत कोई इतनी मोटी है मेरे बच्चों, समझना, ऊपर वाली परत ये इतनी मोटी है, नीचे वाली ये है, ठीक, एक ये है, चार परतें हो गई, ये मूल चट्टान वाला भाग है। याद रखना, ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कभी नहीं भूलेगा। ये मूल चट्टान है, इसी के टूटने के बाद मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है? ओके? बिल्कुल नंदन, बिल्कुल 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 सही कह रहे हो आप। और देखो, ये मूल चट्टान हो गया, इसके टूटने के बाद कुछ बड़े कण आएंगे यहाँ पर, तो ये अक्षयित चट्टान हो जाएगी। ठीक है? यहाँ पर कुछ बड़े कण आएंगे, ध्यान देना मेरे बच्चे, ये कुछ ये बड़े कण आएंगे ना, इसके ऊपर जाएंगे तो और छोटे कण आएंगे इससे, इस तरह से, इस तरह से आएंगे, और यहां पर जाएंगे तो इस तरह से मिट्टी आएगी। अब आप सोचिए, अगर मिट्टी का कटाव होने लगे, अगर ये मिट्टी का कटाव होने लगेगा, जो ये ऊपर वाली मिट्टी है, मेन उपजाऊ तो यही वाली मिट्टी है ना, अगर इसका कटाव होने लगे, कैसे कटाव होगा? अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे यहाँ पर, तो मिट्टी का कटाव तेजी से होगा। अगर यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है, आप लोग बताओ मुझे, ये पेड़ पौधे हैं, अब जैसे जंगलों को काटने की मैंने अभी बात बताया आपको, जैसे ये पेड़ पौधे हैं, ध्यान से देखना, ये, और ये पेड़ पौधों को काट दिया गया, इन पेड़ पौधों को क्या कर दिया गया? काट दिया गया। ठीक, ये अभी मान लो तेज हवा का झोंका आया, यहाँ से तेज हवा आई, देखो बिल्कुल महसूस करो इस बात को, तेज हवा आई, तो इस तेज हवा को कौन रोकेगा? इस तेज हवा को कौन रोकेगा? इस तेज हवा को कौन रोकेगा बताओ? इस तेज हवा जो आ रही है, इसको कौन रोकेगा? बताओ भाई, इस तेज हवा को कौन रोकेगा? पेड़ रोकेंगे। अब जब तेज हवाओं को पेड़ रोकेंगे तो मिट्टी का कटाव नहीं होगा। अब जो ये पेड़ पौधों की जड़ें हैं मेरे बच्चों, ये ध्यान से देखना, तो ये मिट्टी को बढ़िया बांध के रखे हुए हैं, है ना? अगर ये तेज हवा आए चाहे फिर बारिश आए, ये मिट्टी नहीं कटा होगा, क्योंकि इसकी जड़ें पूरा इसको मिट्टी को बहुत अच्छे से बांध के रखी हैं, है ना? अब अगर तेज यहाँ पर बारिश होने लगी, सोचिए यहाँ पर बारिश होने लगी, ये क्लाउड है मान लेते हैं, और यहाँ से क्या हो रही है? यहाँ से तेज बारिश होने लगी, तो भी मिट्टी नहीं कटा होगा, क्योंकि ये जड़ें जो है मिट्टी को पकड़ के रखी है। तो जो उर्वरा शक्ति है मिट्टी की नहीं कटेगी। लेकिन आप कल्पना करो एक बार कि ये पेड़ पौधे काट दिए जाए, है ना? इन पेड़ पौधों को हमने क्या किया? इन पेड़ पौधों को हम क्या कर रहे हैं? यहाँ से इसको काट दिए, ये पेड़ पौधों को हमने क्या किया? कट कर दिया। पेड़ पौधे कट हो गए। अब जब पेड़ पौधे कट हो जाएंगे, कट दिया ना मैंने पेड़ पौधों को, दिख रहा है ना आपको? जब अगर ये पेड़ पौधे कट हो जाएंगे तो ये जड़ें भी समाप्त हो जाएंगी, है ना? अब जो बारिश होगी, ध्यान से देखना, अब जो ये बारिश होगी, वो बारिश क्या करेगी बताओ? अब जो ये बारिश होगी वो क्या करेगी? राहुल, क्या करेगी बारिश बताओ? अब मिट्टी का कटाव कर देगी। भाई अभी तक पेड़ पौधों से जड़ें बंधी हुई थी, मिट्टी का कटाव नहीं हो रहा था, लेकिन पेड़ पौधे काट दिए गए, तो अब ये इसमें पानी आएगा, यहाँ पर ना, यहाँ पर पानी आएगा। अब जो ये पानी यहाँ पर इकट्ठा होगा तो यहाँ पर रीला पर्दन करते हुए, और जो ये मिट्टी की मजबूत बढ़िया परत थी, इतनी मोटी परत थी, ऊपर का ये पूरा रीला पर्दन करते हुए इस भाग को ये काटते हुए क्या होगा? पानी, ये पानी आगे चला जाएगा, किसी नदी में चला जाएगा या किसी खाड़ी में चला जाएगा। अब सोचिए, जो मिट्टी की उपजाऊ परत है ऊपर वाली, ये यहाँ तक की जो उपजाऊ परत है, ये तो चली गई कट कर, बताओ सही कह रहा हूं ना? ये वाली परत क्या हो गई? यहाँ तक कट के चली गई। ठीक, अगर ये परत कहां से कट के गई है, देखो फिर बताता हूं, ध्यान से देखो, सॉरी, नहीं, ये परत यहां से, ये इतना कट के चली गई। अब उपजाऊ मिट्टी कहां है? उपजाऊ मिट्टी कहां है? अब क्या बचा? अब आपके पास ये बालू वाला क्षेत्र बचा, ये वाला बस, है ना? अब यहाँ पर आप उत्पादन कैसे करेंगे बताओ ना मुझको, कहां से करेंगे आप उत्पादन, है ना? आप उत्पादन कहां से कर पाएंगे? तो जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो तो ऊपर ही परत होती है, वो तो निकल गई। इसीलिए कहा जाता है ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ताकि उपजाऊ मिट्टी को हम बनाए रख सकें। ठीक है जी।
ठीक है बाबू, बात क्लियर है एकदम यहाँ तक? ये तो समझ गए ना आप लोग, क्यों हमें पेड़ पौधे जरूरी है, क्या कारण है पेड़ पौधों का। और जो बादल बरसते हैं ना, उसके पीछे का रीजन भी है कि वो बारिश जो होती है वो हमारे लिए नहीं है, वो जो बारिश हो रही है वो पेड़ पौधों को बेहतर करने के लिए, क्योंकि प्रकृति अपना मैनेजमेंट स्वयं करती है, तो वो अपना मैनेजमेंट खुद करती है, लेकिन उसका दुरुपयोग क्या करती है, तो प्रकृति अपना बदला भी ले लेती है। आपने उसके परिवार के जो पेड़ पौधे उसको तो काट दिया आपने, है ना? मुझे नहीं पता शिशु कुमार जी, आप पता कर लीजिएगा फोन करके, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पर उसको पेड़ पौधों को काट दिया गया, कट गए पेड़ पौधे, अब उपजाऊ मिट्टी नहीं है, तो हम भोजन भी कहां से प्राप्त करेंगे बताओ? कहां से मिलेगा भोजन? नहीं मिलेगा, क्योंकि जब कुछ उत्पादन ही नहीं हो पाएगा तो हम भोजन कहां से करेंगे, है ना? ये चीजें। बलुई मिट्टी क्या होती है? बलुई मिट्टी का जो कल मैंने आपको बताया है कि मिट्टी के आकार क्या होते हैं, सेकंड जो संस्तर में होता है, सेकंड संस्तर में, तो आपको बताया हूं उसमें कितना होता है, 0.2 से लेकर के 0.02 तक की जो मिट्टी होती है, इसी को हम बलुई कहते हैं, या हाँ समझ सकते हैं। नहीं नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 0.2 से लेके ये वाली हो जाती है बिल्कुल बलुई वाली। और जो मोटे कण होते हैं वो क्या होते हैं, 2 से लेकर के से 0.2 तक, ये इसकी क्या होती है, मोटाई होती है। ये मैं आपको बता चुका हूं पिछले क्लासों में, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका। अब देखो इसमें फिर क्या होता है, इससे मृदा का पोषण स्तर गिर जाएगा, बिल्कुल गिर जाएगा भाई, जो पोषक तत्व है वो तो बह के चले गए, पोषक तत्व तो बह के चले गए, ठीक है जी, पोषक तत्व बह के चले गए। अपर्दन और दुरुपयोग के कारण मृदा की गहराई कम हो जाती है, मैंने दिखाया आपको अभी कि कैसे गहराई कम हो जाएगी, है ना? ठीक है जी। भारत में मृदा संसाधनों के क्षय का मुख्य कारण कारक मृदाकर्षण है, जो कि मैं अभी आपको समझा रहा था मृदाकर्षण के बारे में, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं मृदा अपर्दन पे। मृदा अपर्दन देखो, है ना मेरे बच्चों, ये मृदा अपर्दन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। अब इसमें देखिएगा, प्राकृतिक तथा मानवीय कारणों से मृदा के आवरण का नष्ट होना मृदा अपरदन कहलाता है, ठीक है सर, यहाँ तक तो पता है। मृदा अपरदन के कारक के आधार पर इसे पवनकृत एवं जल जनित द्वारा अपरदन में वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है, ये भी बात ठीक है। पवन द्वारा अपरदन शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेश, मतलब ये रेगिस्तानी क्षेत्र में होता है, याद रखिएगा, जहां पर पेड़ पौधे नहीं होते वहां पर होता है। जबकि बहते जल द्वारा अपरदन ढालों पर अधिक होता है, इसे हम पुनः दो वर्गों में बांटते हैं। आइएगा हम लोग इसको सीखते हैं, मृदा अपरदन। मेरे बच्चों, मृदा अपरदन जो होता है इसको हम लोग ऐसे समझें कि भैया मिट्टी का अपरदन किस किस कारण से हो सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या जानना होगा, आच्छादन। राहुल जानते हैं आच्छादन क्या होता है? नहीं जानते? देखो, आच्छादन एक पूरी ओवरऑल प्रक्रिया होती है अपरदन प्रक्रिया का। इसमें सबसे पहले क्या शुरू होगा, अपक्षय। क्या होगा, अपक्षय। फिर अपक्षय के बाद क्या होगा बाबू, ध्यान से देखना, फिर होगा परिवहन, परिवहन। और इस परिवहन के टाइम पीरियड को ही हम अपरदन कहते हैं। क्या बोलते हैं, अपरदन। फिर ये कहीं ना कहीं जाकर के जाके ये स्टोर भी होता है, जो यहां से टूटा है कहीं पर जाके स्टोर होगा, इसे हम क्या कहते हैं, अपक्षय, सॉरी इसको क्या कहते हैं, निक्षेपण। क्या बोलेंगे, निक्षेपण। तीन प्रक्रियाएं होती है इसमें बाबू। इसमें कितनी प्रक्रियाएं होंगी, तीन। ये तीनों क्रम को मिलाकर के हम एक शब्द में बोलते हैं इसको आच्छादन। सर इसको करके दिखाइए ना, आपको देखना है कैसे होगा ये आच्छादन, बोलो अगर आपको देखना है तो मैं आपको बताऊं। सीधा झारखंड बिहार में नहीं है, ओहो। चलिए, रीमैन, चलिए अब आगे मैं इसको समझाता हूं तुमको। चलो मेरे बच्चों, अपरदन को समझते हैं। मान लिया ये कोई एक पठारी भाग है, ये कोई फिर आगे मैदान बनता है ना? और छोटा कर दूं क्या, ज्यादा बड़ा है, ठीक। अगर ये कोई पठारी भाग है मेरे भाई, ध्यान देना रखना सब लोग, अगर ये कोई पठारी भाग है और यहां पर ये पठारी भाग है, तो ये चट्टान तो है, ये तो सबको पता है ये चट्टान है सर, क्या ये चट्टान है। अब इस चट्टान के ऊपर सन, सन का प्रभाव पड़ेगा, ठीक। सन का, जब सूर्य दिन में प्रकाश आता है, सूर्य का जब प्रकाश आएगा तो ये क्या चट्टान गर्म होगी, क्या गर्म होगी ना? ये तो सिंपल सा फिनोमेना है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस तो चाहिए नहीं। और नहीं तो जून के महीने में आप कभी रेत में जाके बैठ जाइएगा, आपको पूरा ये प्रैक्टिकल मिल जाएगा ना, समझे, आराम से। धीरज जी अभी कॉल हम नहीं कर सकते, अगर समय रहेगा तो हम देखते हैं फिर कॉल के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब सूर्य का प्रकाश यहाँ पर पड़ रहा है, यहाँ पर पड़ रहा है, यहाँ पर पड़ रहा है, अभी अभी मैं चट्टान के आपको भाग बताया हूँ, अब ये चट्टान क्या हो जाएगी, क्रैक होगी भाई। जब किसी के ऊपर तापमान बढ़ाएंगे, खासकर चट्टान के ऊपर, तो चट्टान क्या होगी, फैलेगी। अरे आदमी को समझो ना ऐसे, आप आदमी को समझो, किरण बाबू आदमी को समझा जाए तो आदमी कैसा होता है, आदमी चट्टान की तरह होता है। आप पूछेंगे कैसे, बाढ़ वाला चैप्टर सर आपको पढ़ाना होगा, पढ़ा के जाऊंगा उसको, आज ही पढ़ाऊंगा, टेंशन न करो, बाढ़ वाला भी। चलो मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, क्या बोला अभी, मैंने बोला मानव जो है वो चट्टान की तरह है। आपके दिमाग में आया क्या, ऐसा भी है क्या, यस ऐसा है। जब गर्मी में जो आदमी होता है, मानव जो होता है, वो क्या करता है, जब उसको धूप लगती है, खूब गर्मी लगती है, तो कितना कपड़ा पहन के टहलता है बताओ, बताओ कितना कपड़ा पहनता है, बहुत काम, उफू बड़ी गर्मी है, अल्लाह हो गया, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, ओ मम्मी बहुत गर्मी है, मैं कैसे करूं, मुझे एसी लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो, है ना, ये सारी चीजें होंगी गर्मी में ना, आदमी फैल जाता है एकदम,
गर्मी में क्या होता है, फैल जाता है। कोई पास में अगर सो गया, बगल में अगर कोई सो गया और शरीर टच हो गई, भैया दूर रह यार, गर्मी बहुत लग रही है, ऐसा ही होता है ना। क्यों? क्योंकि जब गर्मी बढ़ती है तो शरीर फैलती है, चट्टान भी फैलती है उसी तरह से। लेकिन ठंडी के टाइम पे क्या होता है, ठंडी के टाइम पे सिकुड़ जाता है, ठंडी के टाइम पे सिकुड़ जाता है। अब देखिए आजकल आदमी चाहे जितना लंबा चौड़ा हो, जैसे रजाई में जाएगा ना, तुरंत बहुत ठंडी लगी, बहुत ठंडी, बहुत ज्यादा ठंडी लगी, अरे बाप रे बाप, ऐसा लगता है क्या करे बेचारा, है ना, सिकुड़ जाता है। तो ये और चट्टान में तो ये पर डे की कहानी है, चट्टान में ये पर डे की कहानी है। अब जब ये दिन में सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो ये चट्टान फैलेगी, रात में जब ठंडा होगा तो चट्टान ठंडी भी हो जाएगी, तो रात में सिकुड़ेगी, फैलेगी सिकुड़ेगी फैलेगी सिकुड़ेगी, तो ये चट्टान में क्रैक आ जाएंगे और यहाँ पर छोटे छोटे क्या आ जाएंगे, कण। चट्टान टूटेगी तो इससे छोटे छोटे कण निकलेंगे यहाँ पर ऊपर, है ना। जो ये कण निकले हैं ना मेरे बच्चों, जो ये छोटे छोटे कण निकले हैं, इसको क्या बोला गया, इसको बोलते हैं अपक्षय। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों इसको, इसको क्या बोला जाएगा, जो छोटे छोटे चट्टान के टूटने के बाद कण निकले हैं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपक्षय बोलेंगे। क्या बोला जाएगा इसको, अपक्षय बोला जाएगा। अपक्षय, अपक्षय का मतलब चट्टान का अपने स्थान पर ही टूटना, चट्टान का अपने स्थान पर ही टूटना, अपने स्थान पर ही टूटना, क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। ठीक है जी, ये हो गया। अब सूर्य का प्रकाश तो कहानी खत्म, अब हम कुछ और बताने जा रहे हैं आपको। क्या बताएंगे, कुछ तो बताएंगे भाई, ऐसा थोड़ी ना। आइए, अब पता चला कि इधर से तेज हवाओं का झोंका आया, क्या आया, तेज हवाओं का झोंका आता है इधर से। तो जो ये टूटी हुई चट्टान है, इसमें के जो छोटे वाले कण हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें तो हवा उड़ा नहीं पाएगी, कि बड़ी चट्टानों को उड़ा पाएगी, नहीं उड़ा पाएगी ना। छोटी छोटी जो कण है उनको, जो छोटे छोटे कण है चट्टान के, जो बिल्कुल बालू जैसे है ना, जो बालू जैसे कण है बिल्कुल छोटे छोटे, उसको ये हवा क्या करेगी, इनके बीच से उड़ा के ले जाएगी, उड़ा के ले जाएगी। जब इसके सामने कोई पर्वतीय क्षेत्र मिलेगा, कोई यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र मिल गया, तो क्या होगा, ये हवा उससे टकराएगी। जब ये हवा उससे टकराएगी तो हवा के साथ और क्या है, धूल कण उड़ रहे हैं। जब हवा इससे टकराएगी तो ये धूल कण यहीं पर गिर जाएंगे ना राहुल भाई, यहीं पर गिरेंगे। जब यहाँ पर ये गिर जाएंगे तो यहीं पर ये जम जाएगा। तो एक, अब देखो यहाँ पर टूटा था तो ये क्या हुआ था, अपक्षय। और जो हवा यहाँ से उड़ा के ले गई यहाँ तक, तो इसे क्या बोलेंगे, अपर्दन या परिवहन। और जब यहाँ पर इस हवा ने इसको छोड़ दिया, इसको क्या बोलेंगे, निक्षेपण। क्या बोलेंगे, निक्षेपण। क्या ये बात समझ में आ गई, समझ में आई ये बात, बोलो, ये बात समझ में आई। हवा ये टूटी अपनी जगह पर तो अपक्षय हुआ, फिर हवा इधर से आई, जो छोटे छोटे महीन महीन कण हैं, बड़े वाले नहीं, महीन वाले कणों को ये उड़ा के ले गई। और जब ये उड़ा के ले जा रही थी यहीं पर, तो हनुमान जी इसको रास्ते में मिले, पवन पुत्र हनुमान, बोले कस भाई क्या ले जा रहे हो, डोंट वरी, परेशान मत हो, ये आपके फायदे के लिए। कहे ठीक है ले जाओ, है ना। अब ये इसको हवा उड़ा के ले गई, जो उड़ा के ले गई जिस टाइम पे, इसी को अपर्दन या परिवहन कहते हैं। और कोई पर्वतीय क्षेत्र मिला, ऊंचाई वाला क्षेत्र मिला, उससे टकरा कर हुआ, और जो भी छोटे छोटे कण ले जाकर यहाँ पर जमा कर दिया, ये हो गई अपक्षय। ठीक, और ये किस क्षेत्र में हो रहा है, ये शुष्क क्षेत्रों में हो रहा है, शुष्क क्षेत्रों में हो रहा है, शुष्क क्षेत्र। और खासकर ये चीजें आपको शुष्क क्षेत्र या रेगिस्तानी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। कहां पर मिलेगा राहुल, हाँ, इसलिए वहां पर आप यार्डन, जुजैन, विभिन्न प्रकार की आकृतियां देखते हैं, वहां पर आपको देखने को मिलेगी, है ना, छत्रशिला। तो यही सारी चीजें उड़ा के ले गया, वहां पर जमा कर दिया। क्लियर है जी, मजा आया यहां तक, चलो। तो ये क्या हो गया, पवन के द्वारा अपर्दन हो गया, ये तो पवन ने कर लिया। अब इसके बाद जल पे चलते हैं, हो गया पवन के द्वारा अपर्दन हो गया, ये तो पवन ने कर लिया। अब इसके बाद जल पे चलते हैं। जल को दो पार्ट में बताया गया, जल कितने बार पार्ट में अपर्दन करेगा, दो पार्ट में करेगा। एक तो ये अवनालिका अपर्दन करता है, अवनालिका अपर्दन करेगा, और एक ये करेगा परत अपर्दन। अच्छा सर, ये दो प्रकार का करेगा। तो देखो पवन तो एक प्रकार का किया, अब यहां पर जल कितने प्रकार कर रहा है, दो प्रकार का कर रहा है। सर इसको भी बताइए ना, मजा आ रहा है सुनने में, बस सुन लो सुन लो सुन लो। सर आज सागर का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे सागर, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको खूब उन्नति दे, खूब अच्छे से पढ़ाई करो और जीवन में बहुत आगे बढ़ो। अमरेज आलम जी आपका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे आपको भी, और खूब अल्लाह आपको तरक्की दे और खूब उन्नति करे आप। शुष्क क्या है, जहां बारिश नहीं होती सोनू, जहां बारिश नहीं होती, जहां पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वर्षा होती है, उसे क्या बोलते हैं, शुष्क बोलते हैं। ठीक, जहां पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसे शुष्क कहते हैं। ओके, चलिए आगे। तो देखिए दो प्रकार का हो गया, एक तो हो गया अवनालिका अपर्दन, एक हो गया परतदार अपर्दन। ठीक, या इसी को हम परतदार अपर्दन या चादर अपर्दन बहुत नाम से जानते हैं, चादर अपर्दन। सर इसको बताइए तो मजा आएगा, सही बताओ। हाँ सर, चलो भैया थोड़ा सा तुम ऊपर हो जाओ, क्योंकि तुम ज्यादा दिख के क्या करोगे, दिख रहा है ना। ठीक, चलो अब हम हाँ, क्या करते हैं, एक पर्वत बनाते हैं। याद रखिएगा जियोग्राफी का पूरा नाम, जियोग्राफी। और इसको जब संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, जियो प्लस ग्राफिक्स। ठीक, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, भू, ग्राफिक्स का मतलब होता है चित्रण करना। तो इसीलिए चित्रण करना बहुत जरूरी है, जब तक चित्रण नहीं करेंगे इसको तब तक समझ नहीं सकते। याद रखिएगा, जब तक आप इसका चित्रण नहीं करेंगे पीपीटी भर से काम नहीं चलने वाला कि पीपीटी पढ़ लिए काम हो गया ना। अगर बड़े लेवल पे आपको पहुंचना है, अच्छे एक मेधावी स्टूडेंट बनना है, आपको एक अच्छा प्रतिस्पर्धी बनना है, आपको सिविल लेवल की तैयारी करनी है, तो मेरे भाई जियोग्राफी को बिना मैपिंग के, बिना चित्रण के नहीं पढ़ सकते, याद रखिएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर, यहाँ कुछ ग्लेशियर्स हैं, मान लिया गया। तो ग्लेशियर केवल ऊपर थोड़ी ना जमा होगा, ये पूरे में जमा होगा, है कि नहीं। तो ग्लेशियर जमा दे क्या राहुल, क्या कहते हो, जमा देते हैं, ग्लेशियर जम गया। अब ग्लेशियर जमा है तो भैया जब तापमान बढ़ेगा तो इससे नदी भी फॉर्मेशन होगा, निकलेगी ना नदी।
अब अगर नदी यहाँ से पर्वतीय क्षेत्र से निकल रही है तो भैया ऊंचाई से जब नीचे आएगी तो वो अपरदन करेगी ना करेगी? अपरदन करेगी भैया। और जो ये अपरदन कर रही है नदी, अब ये एक नदी थोड़ी ना, यहाँ से भी इधर भी कोई नदी निकलेगी, कोई नदी ऐसे निकल जाएगी, कोई नदी यहाँ से ऐसे निकल जाएगी, इससे बहुत सारी नदियां निकलेंगी। और जब ये नदियां निकलेंगी तो आप खुद बताइए मुझे कि अगर मैं इसको ये पोजीशन दे देता हूँ और अगर कोई नदी यहाँ से निकलती है तो इसको काटेगी कि नहीं काटेगी? इसको बताओ, इस क्षेत्र को काटेगी कि नहीं काटेगी? इसको काटेगी। और जब इसको काटेगी तो इसी को तो अवनालिका अपरदन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आओ नालिका अपरदन। कह रहे हैं सर ये तो बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, कम मजा आया इसमें, कम मजा आया ना, और अच्छे पे चलता हूँ। चलो, बारिश देखा है आप लोगों ने? बारिश, ये आपका खेत है और आपका खेत कुछ इस प्रकार से है। राहुल, ये आपका खेत है, ठीक? बच्चे ना कहते हैं कि राहुल को बता रहे हैं कि राहुल का खेत है, अरे सर हमारा बोल दीजिए ना, हमारा खेत। आप ही लोगों का खेत है भैया। अब ये बताओ, बारिश का इंतजार तो सभी कर रहे होते हैं कि जब बारिश हो तो हम खेत में जाएं और जुताई उताई बुआई करें। अब यहाँ से बारिश करवाओ, बारिश करवाओ यहाँ से। अब आप लोग बताओ, जब बारिश होगी तो ये पानी किधर बहेगा? इस साइड पे किधर? चलो तो किधर पानी बहेगा? ये वाला पूरब साइड बहेगा कि पश्चिम साइड? ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। पानी किधर बहेगा? जिधर को ढाल होगा। और ढाल किधर को है? वेस्ट से ईस्ट को है। ढाल कैसे है? ये है, वेस्ट टू ईस्ट। तो ढाल ऐसे है, तो बारिश की बूंदें जब यहाँ पर पड़ेंगी, मेरे बच्चे ध्यान रखना, जब बारिश की बूंदें यहाँ पर पड़ेंगी, है ना, तो ये क्या करेगी पता है? ये करेगी यहाँ पर कटाव, और इसको काटते हुए यहाँ से नाली बनाते हुए ये आगे बह करके पानी जाएगा, खेत को काट के जाएगा ये। और जब ये खेत को काटेगा तो यहाँ पर ये पानी ऐसे नहीं बह जाएगा कि बराबर ऐसे बह जाए, वो कई तरफ से पानी आकर के एक नाली बना लेगा खेत में। इसलिए लोग पता है खेत को बराबर कराते हैं ताकि बारिश हो तो पानी नाली ना बना दे खेत में। बिल्कुल गांव देहात से जुड़ा हुआ मामला है, किसी से भी पूछेंगे बहुत अच्छे समझा देगा इसको। समझे बबुआ? है ना? मैं तो समझा ही रहा हूँ, बाकी किसी से भी पूछेंगे बहुत अच्छे से इसको आपको एक्सप्लेन करेगा। अब जैसे यहाँ पर नाली बन गई, इधर भी नाली बन गई भाई, यहाँ पर भी नाली बनेगी, इधर भी नाली बन जाएंगी। अब खेत में इतनी सारी नाली हो जाएंगी तो खेत की मिट्टी कट के ये दूसरी जगह जाके जम जाएगी कि नहीं? आपकी जो उपजाऊ मिट्टी है वो चली गई यहाँ पर आपके खेत की, तो क्या आपके खेत में उत्पादन होगा? बताओ। उपजाऊ मिट्टी यहाँ आ गई, निक्षेपित हो गई, यहाँ पर क्या हुआ? निक्षेपण हो गया। निक्षेपण यहाँ पर हुआ, आपका खेत तो यहीं तक है ना? बारिश की बूंदें आई, यहाँ पर अपक्षय हुआ और ये नाली के माध्यम से यहाँ पर बह के आ गया, ये परिवहन हुआ, या इसको कह सकते हैं अपर्दन हुआ। तो ये अपर्दन कैसा हो गया? अवनालिका अपर्दन। इस तरह के अपर्दन को क्या बोलेंगे? अवनालिका अपर्दन। क्या बोलेंगे इसको? अवनालिका अपर्दन। क्लियर है यहाँ तक? बोलो बाबू, ये क्लियर है कि नहीं? एकदम बताओ, क्लियर है ना? बोलो। हाँ सर क्लियर है। आज सबका बर्थडे बढ़िया है, बहुत अच्छा। नंदन आज आपको भी बर्थडे क्या नहीं है? है ना? चलिए, जैसा नंदन कह रहे हैं सभी लोग ऐसा कर लीजिए, बेहतर रहेगा। क्या परिभाषा दूं? क्या परिभाषा दूं इसमें? कौन है पूछा परिभाषा? परिभाषा के पीछे परेशान है, कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, केवल परिभाषा चाहिए। जो इस तरह के बच्चे हैं उनको मैं बार-बार बताता हूं कि कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए मेरे भाई, इसको तो आप अपने से भी लिख लेंगे, है ना? कृष्णा गुप्ता स्वागत है, ठीक है? और रही बात परिभाषा, तो परिभाषा तो इसमें चलो मैं लिख ही देता हूं, काहे को आपको दिक्कत? अवनालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन। जब बहता हुआ जल जल ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर एक नाली के माध्यम से, एक नाली के माध्यम से प्रवाहित होता है, तो उसे क्या बोलेंगे? तो उसे अवनालिका अपर्दन कहते हैं, अवनालिका अपर्दन कहते हैं। ठीक है, एक चीज हो गया, कहते हैं अवनालिका अपर्दन कहेंगे, ठीक है मेरे भाई। इस प्रकार की स्थलाकृतियां, इस प्रकार की स्थलाकृतियां अधिकतर नदी बेसिनों एवं पर्वतीय या ऊबड़ खाबड़ भूमि में देखने को मिलता है, भूमि में देखने को मिलता है। देखा? हो गया ना ये? हो गया? क्या हुआ स्वामी कुमारी, कोई समस्या है क्या आपको? चलो, क्लियर है यहां तक? चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक का मामला हमारा आपका हो गया डन, अवनालिका अपर्दन हो गया। अब इसके बाद परत अपर्दन। ये क्या है? परत अपर्दन। परत अपर्दन कैसे होता है मेरे बच्चे? इसको देख लो, इसमें तो बढ़िया, ये जैसे ये आपके दरवाजे के पास हो, खेत में हो, है ना, और जो बारिश हो रही है ना, वो फुस-फुस वाली बारिश, मतलब ना तो तेज हो रही है ना तो एकदम बंद हो रही है, थोड़ी-थोड़ी बारिश हो रही है और जमीन एकदम गीली हो गई है, फूल गई है यहाँ पर। कभी अनुभव किया राहुल इस बात को? जमीन ये एकदम क्या हो गई है? यहाँ की फूल गई है, एकदम यहाँ के ये कण जो है एकदम बाहर फूले हुए हैं। अब आपसे कहा जाए कि राहुल तुम जो है, ये राहुल है, देखना जो आपके ऑपरेटर भैया उनका नाम राहुल है, ये राहुल है, ठीक? अब राहुल से कहा गया जूता पहन के ये राहुल जो है ना, जूता पहन के ये राहुल क्या कर रहे हैं? इसमें से जा रहे हैं। तो जहां-जहां ये पैर रखेंगे मेरे बच्चे, जहां-जहां पैर रखेंगे, इनके जूता में ये मिट्टी क्या हो जाएगी बताओ? जहां-जहां पर ये पैर रखेंगे ये क्या हो जाएगा मिट्टी? जूते में चिपकेगी कि नहीं चिपकेगी? सर छुट्टी कब दीजिएगा? छुट्टी अभी नहीं दूंगा।
जिसको छुट्टी चाहिए वो आराम से भाई अपना देख ले, क्योंकि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो अभी पढ़ाऊंगा भाई, है ना। तो यहाँ पर आज अभी छुट्टी नहीं होने वाली है, ठीक। और फिर आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर रहा हूँ भाई, पढ़ना जरूरी है। तो ये क्या होगा, जो मिट्टी है इसके जूते में लग करके और कहीं और चली जाएगी, है ना। जहां पर आप जूता साफ करेंगे तो जो उपजाऊ मिट्टी ऊपर वाली है इसके जूते में चिपक करके आ गई, और ये जहां पर उसको साफ करेगा वो नाली के माध्यम से पानी चला जाएगा। तो जो ऊपर की उपजाऊ मिट्टी है, ऊपर की उपजाऊ मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी, वो उपजाऊ मिट्टी क्या होगा बताओ। ऊपर की जो उपजाऊ मिट्टी है वो परत दर परत निकलती जाएगी, परत दर परत, परत निकलती जाएगी, निकलती जाएगी, जाएगी। इसी को परत अपरदन कहते हैं। क्या बोलेंगे इसी को परत अपरदन कहते हैं। बात ठीक है यहां तक, जूते में चिपक के चली जाएगी, इसी को परत अपरदन कहते हैं। रील अपरदन हो गया, परत अपरदन हो गया, ठीक है जी। आगे देखिए, कहां पढ़ा रहा था जी मैं, हाँ ठीक है। तो ये दोनों हो गए। अब आगे देखिए यहाँ पर परत अपरदन क्या, तेज बारिश के बाद मृदा की परत का हटना, और नालिका अपरदन जो अभी मैं समझाया, तीव्र ढालों पर बहते जल से गहरी नालियां बन जाती है, चंबल के बिहड़ इसका उदाहरण है, सब समझा दिया हूं आपको। मृदा संरक्षण कैसे करें, अब यहाँ पर आ जाओ। मृदा संरक्षण कैसे करें मेरे बच्चों, ये आपके सामने एक प्रश्न है कि मृदा का उदाहरण है, सब समझा दिया हूं आपको। मृदा संरक्षण कैसे करें, अब यहाँ पर आ जाओ। मृदा संरक्षण कैसे करें मेरे बच्चों, ये आपके सामने एक प्रश्न है कि मृदा को हम कंजर्वेट कैसे करें, संरक्षित कैसे करें। तो भैया मृदा अपरदन को छोड़कर उसकी उर्वरता को बनाए रखना ही, मृदा अपरदन को छोड़कर उसकी उर्वरता को बनाए रखना ही क्या कहलाएगा, मृदा संरक्षण कहलाएगा। मृदा के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए, तो आइए हम उसमें ध्यान से देखते हैं। पहला पॉइंट, 15 से 25% ढाल प्रवणता वाली भूमि पर खेती ना करें, मतलब जिसमें भी इस तरह का ढाल प्रवणता हो उसमें खेती ना करें, पहली बात। और करें भी तो इसकी जुताई सीढ़ीदार करें। इसकी जुताई कैसे करें, सीढ़ीदार, सीधा सीधा जुताई ना करें, ऐसे ऐसे, है ना। इसको ऐसे जुताई करें, यूं ऐसे जब जुताई करेंगे तो पानी यहां से फिर नाली के माध्यम से यहां उतरेगा, फिर नाली में जाएगा, फिर उतरेगा, तो ज्यादा तेज अपरदन नहीं होगा। सीढ़ीदार खेत बनाना, मैंने क्या बताया, इस खेत को कैसे बनाना, सीढ़ीदार। इस खेत को कैसे बनाना है आपको, सीढ़ीदार बनाना, जिससे कि पानी एकाएक ना बह के कि ऐसे नाली है ऐसे ऐसे जुताई कर दिए तो पानी सीधा खर 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 ऐसे निकल जाए, नहीं, आपको ऐसे करेंगे तो पानी पहले यहां पर रहेगा, फिर नाली में, फिर इसमें जाएगा, फिर नाली में, तो इस तरह से अपरदन कम होगा, समझ गए। इस तरह में अपरदन कम होता है। तो यहाँ पर खेत कैसे बनाए, सीढ़ीदार, ओके। सस्यवर्धन यानी फसल का जो चक्र है ना, फसल चक्र को अपनाएं। खेत में एक ही फसल को बार बार ना बोएं, खेत में एक ही फसल को, एक ही फसल को बार बार ना बोएं, बार बार ना बोएं, बदल बदल के बोते रहें, बदल बदल के फसल करें तो ठीक रहेगा, है ना। मतलब एक ही फसल बोएंगे तो उसकी उर्वरा शक्ति जल्दी खत्म हो जाएगी, इसलिए उसे बदल बदल के हमको करना होगा, ठीक। आगे देखो, मृदा संरक्षण के और उपाय, वृक्षारोपण करिए, ये तो शुरू में ही बताया। जितना आप पेड़ पौधे लगाएंगे, जितने अच्छे से पेड़ पौधों को पालेंगे, उतना कम मृदा प्रदूषण मृदा अपरदन होगा, ये मैंने शुरू में ही कांसेप्ट में समझाया है। पौधे, झाड़ियां, घास मृदा अपरदन को रोकने में सहायता करती है। समोच्च रेखी जुताई व मेड़बंदी करें, मेड़ों को बांध दें ताकि खेत की मिट्टी बह के कहीं ना जाए। तीव्र ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के अनुसार जुताई करें, जैसे सीढ़ी वाली जुताई, वह मेड़ बनाने से पानी के बहाव में रुकावट आती है तथा मृदा पानी के साथ नहीं बहती। फिर पशुचारण पर नियंत्रण करें, जो चारागाह है ना उसमें पशुचारण को कम करने का प्रयास करें। पशुओं की संख्या अधिक होने के कारण ये खाली खेतों में आजाद घूमते हैं, इनकी चराई प्रक्रिया को रोक कर नियंत्रित करके मृदा के अपरदन को रोका जा सकता है। कृषि के सही तरीके अपनाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ये हो गया आज की आपकी महत्वपूर्ण क्लास। आज मैंने आपको मृदा अवकर्षण पढ़ाया, अवकर्षण पढ़ाया, आपको मृदा अवकर्षण पढ़ाया, मृदा अपरदन पढ़ाया, अपरदन पढ़ाया, मृदा संरक्षण आपको पढ़ाया, है ना। मृदा संरक्षण को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, है ना। अपरदन तो ये तो और समझ गए, इसको मैं एक बार फिर से आपको बोलूंगा। मृदा संरक्षण के जो उपाय हैं इस पर आपको बहुत काम करना है। पेड़ पौधे खूब से ज्यादा लगाएं, लोगों को प्रोत्साहित करें ताकि मृदा अपरदन न हो, हम सबका जीवन बेहतर रहे, इसलिए इसको करना पड़ेगा। समोच्च रेखा जहां पर ऊंचाई वाला क्षेत्र है वहां पर कभी भी सीधे सीधे जुताई न करके वहां पर क्या करें, सीढ़ीदार जुताई करें। पशुचारण को नियंत्रित करें ताकि खाली खेतों में जो घूमते रहते हैं जानवर, उसकी वजह से उनके खुरों के माध्यम से भी मिट्टी एक खेत से दूसरी जगह चली जाती है ना। कृषि के सही तरीके को अपनाएं, इससे जीवन बेहतर हो जाएगा, ठीक है। और ये तो पुराना इसमें पड़ा हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है। और जो अगली क्लास है आपके